सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा तीसरा दिन है और हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सब लोगों को टीसीएम की नॉलेज होना चाहिए। अगर वो होगी ना तो हम थोड़ा फास्टर मूव कर पाएंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, अलार्म पॉइंट, बैक व्यू पॉइंट, फ्रंट व्यू पॉइंट। सो वी शुड हैव आइडिया ऑफ दीज पॉइंट्स। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसके सारे YouTube वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले ही YouTube पर डाल दिए हैं और वो फ्रीली अवेलेबल है सभी के लिए। तो अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होगी आज के क्लास में तो आप जाकर बाद में YouTube वीडियो देख लीजिएगा। If you find any difficulty today, so please go and see the YouTube video. Okay, so let us start now. तो पहले हमारा टारगेट है कि हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्यूपंक्चर कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कहाँ हमें एक्यूपंक्चर नहीं करना चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस 4-5 ये 5-7 लाइंस में से एक प्रश्न आना पक्का है, क्योंकि जब आप लोग एक एक्यूपंक्चर डॉक्टर बन रहे होते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि किस पार्ट को टच नहीं करना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला आता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर कोई व्यक्ति को निडल लगाई और ब्लड बंद नहीं हुआ, जैसे कि एक डिसीज होती है जिसे हम कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में आपने निडल लगाई और ब्लड बंद ही नहीं होगा तो बड़ा रिस्की फैक्टर है। तो जो भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के रोगी होते हैं उनको हम एक्यूपंक्चर नहीं देते। अगर कोई व्यक्ति एस्प्रिन नाम की दवा ले रहा है जिससे खून पतला हो जाता है तो भी एक्यूपंक्चर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, हम क्लिनिक में ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत सारे पेशेंट एस्प्रिन ले रहे हैं, हम बस सावधानी रखते हैं। सो वी डोंट स्टिमुलेट द एक्यूपंक्चर पॉइंट फॉर द पर्सन हैविंग bleeding disorders like hemophilia and the patient taking some blood thinner like aspirin. डॉक्टर उन सारे पेशेंट को एस्प्रिन की दवा दे देते हैं जिनको हाई बीपी है, और हम जानते हैं कि आजकल हाई बीपी तो हर घर में है। तो एस्प्रिन तो एक ऐसी दवा हो गई है कि बहुत लोग खा रहे हैं। तो लेकिन सावधानी रखना होगी। दूसरा, आपको शायद मालूम होगा कि चाइना में एक बार एक मुहिम चली थी कि एक से ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए, और जिसको भी एक से ज्यादा बच्चा होता था उसको वो LI4 पॉइंट को स्टिमुलेट कर देते थे। LI4, स्प्लीन 6 और UV67 ऐसे बिंदु हैं जिनको अगर आपने निडल लगा दी तो डिलीवरी हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में हमें कभी भी ये बिंदु नहीं लगाना चाहिए, LI4, स्प्लीन 6 और UV67। अगर किसी पेशेंट ने शराब पी हो या किसी ड्रग का सेवन किया हो, जैसे हेरोइन, चरस, गांजा, so we should not stimulate the point if some patient is drunk or have taken some drugs. One day
One lady came to my clinic. She was taking drink every day, and I was ignoring. Okay, let her continue. I was thinking, okay, I'm giving de-addiction points. One day she will drop the drink, and she fell down in front of my clinic. All person from the neighborhood gathered here. So it gave very bad rapport. Even during the treatment, it is not good. तो एक लेडी मेरे हमारी क्लिनिक के सामने आके गिर गई। सिवा वो रोज ड्रिंक करती थी। तो कभी भी ड्रंक पेशेंट को अगर किसी ने ड्रग्स ली है, उसको ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए और बहुत सावधानी रखना चाहिए। अगर किसी को इपिलेप्सी है, सीजर्स आते हैं, हम सीजर वाले पेशेंट को जनरली एक्यूपंक्चर करते हैं, लेकिन कभी भी हम उनको इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन नहीं देते। इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन अलाउ नहीं है। अगर कोई पेशेंट को मिर्गी के झटके आते हैं, इपिलेप्सी आती है, अब बहुत ध्यान रखने वाली बात है, हमारे क्लिनिक में आजकल बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिन्होंने अपने हार्ट में पेस मेकर लगवाया होता है। पेस मेकर हम सब जानते हैं। पेस मेकर होता है आर्टिफिशियल जनरेटर जो हमारे हार्ट में हम डालते हैं जब किसी के हार्ट की बीट कम हो जाती है, तो पेस मेकर डालते हैं। पेशेंट आके बोलेगा कि मेरे हार्ट में पेस मेकर डला हुआ है। अगर किसी के हार्ट में पेस मेकर डला है और आपने उसको इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दे दिया, तो उसका पेस मेकर धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो कभी भी ना दें। उसको सामान्य निडल लगा सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी पेट में या पीठ में निडल ना लगाएं, दूसरे पार्ट को चूज करें। अगर किसी पेशेंट को कैंसर है तो अवॉइड करें, क्योंकि कहीं भी आपने निडल लगाई और उस पार्ट में कैंसर हुआ, मैलिग्नेंसी हुई, तो वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। अगर आपको लगता है कि एक व्यक्ति है जिसके कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है, मान लो लड़ाई झगड़े के समय किसी को गोली लग गई, अब आप बोलो चलो मैं एक्यूपंक्चर से ठीक करता हूं, तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में मत करिए। वो सर्जिकल केस है, उसको वहीं जाने दीजिए। अगर कोई बहुत ओल्ड है, बहुत कमजोर पेशेंट है, तो भी हम एक्यूपंक्चर में कहा गया है कि मत करना, लेकिन जनरली हम करते हैं। उन लोगों को तो हम करते हैं, कम से कम उनकी ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन थियोटिकली ऐसा कहते हैं कि पेशेंट अगर बिल्कुल मरने की कगार पर है, द पेशेंट हु इज डाइंग, द पेशेंट हु इज वेरी वीक, debilitated, avoid. The patient having some foreign particles in the inside the body, जैसे किसी ने ₹1 का सिक्का निगल लिया, someone debilitated ₹1 coin and it is in the stomach. Now you're telling, I will remove this coin with the help of acupuncture. So it is very difficult. So mechanical obstruction में छोड़ दीजिए। तो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एक्यूपंक्चर के। अब एक्यूपंक्चर के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, मतलब आपने एक्यूपंक्चर किया तो ब्लीडिंग हो सकती है, तो कोई चिंता नहीं वाली बात नहीं है, उसको दबा के रखिए। और ब्लीडिंग तो किसी को भी हो सकती है। अगर आपने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा तो इन्फेक्शन हो सकता है। जहां जहां आपने निडल लगाई वहां वहां का एरिया इन्फेक्टेड हो सकता है, लेकिन ये सब बहुत ही रेयरली होता है, जनरली नहीं होता। और माना कि आप कभी निडल भूल गए, आपने 10 निडल लगाई थी और 9 निकाल ली, एक निडल भूल गए, इसको बोलते हैं फॉरगॉटन निडल। उसके कारण उसको बाद में पेन होगा। ऐसा बहुत होता है, बहुत कॉमन है ऐसा कि पेशेंट बोलता है फोन करके, डॉक्टर साहब एक निडल तो रह गई थी। ऐसा कई बार होता है। और कई बार क्या होता है, हम लोग में स्किल डेवलप नहीं हो पाता, वी आर अनस्किल्ड, तो भी हम जब निडल लगाते हैं तो उसको बहुत दर्द होता है पेशेंट को। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन ये तो ठीक है, ये हमको याद होना चाहिए। लेकिन
ये तो सब धीरे 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 हमारी प्रैक्टिस से ठीक होते चले जाते हैं। हमारे शरीर के वो कौन से एरिया हैं जहां पर हमें निडल नहीं लगानी है कभी भी। अगर किसी को जल गया है या अल्सर हो गया है, उसमें निडल नहीं लगाते उस भाग में। कभी भी जेनिटल पार्ट में निडल नहीं लगाते। वी डोंट पुट द निडल ऑन द एरिया which is warm, where we have ulcer, and we don't put the needle in the genital part. We don't put the needle near the genital in the genital part. कभी भी हम सेक्स ऑर्गन को निडल नहीं लगाते। पेनिस को, वजाइना को हम निडल नहीं लगाते क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। निपल को निडल नहीं लगाते, ब्रेस्ट एरिया को अवॉइड करते हैं और वहां निडल नहीं लगाते जहां पर बहुत प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स है, वहां भी निडल नहीं लगाते। नहीं तो आपने निडल लगाई और ब्लड ज्यादा होने की संभावना बनी रहती है। और नाभि के ऊपर निडल नहीं लगाते। नाभि, कभी ऐसा मत करिएगा कि नाभि के अंदर निडल लगा दें, एकदम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो प्रोहिबिटेड एरिया है। लेकिन नाभि पर हम मोक्सा और कपिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जनरल बात है। ये 3 जो मैंने आपको पेज बताए हैं, पेज नंबर 1 कॉन्ट्रा इंडिकेशन, पेज नंबर 2 कॉम्प्लिकेशन, पेज नंबर 3 वो एरिया जहां निडल नहीं लगाना है। ये बहुत ही सामान्य छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसके बिना कभी क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होता। इसमें से 3 से लेके 5 तक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, द फर्स्ट बुक इन द एक्यूपंक्चर, द नेम ऑफ फर्स्ट बुक हुआंग डी नीजिंग, दिस इज द नेम ऑफ फर्स्ट बुक। जैसे हमारे भारत में हम देखते हैं कि किसी के क्लिनिक का नाम होता है स्पर्श क्लिनिक, किसी के क्लिनिक का नाम होता है, अलग अलग क्लिनिक के नाम होते हैं यहाँ पर, है ना, ऊर्जा, और डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। अब चाइना में आप जाओगे तो आपको इस तरह के नाम मिलेंगे, हुआंग डी नीजिंग। हुआंग डी नीजिंग एक्यूपंक्चर की पहली किताब है। द फर्स्ट बुक ऑफ द एक्यूपंक्चर इज हुआंग डी नीजिंग। एक राजा हुआ, उस राजा का नाम था हुआंग डी, और उसके राज्य में एक डॉक्टर था। तो राजा और डॉक्टर आपस में बातें कर रहे हैं। तो हुआंग डी जो राजा है उसने कुछ बोला और डॉक्टर ने सुना, फिर डॉक्टर ने कुछ बोला और हुआंग डी ने सुना। तो वो सारा का सारा कन्वर्सेशन इस बुक में है, हुआंग डी नीजिंग। दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ एक्यूपंक्चर। ऐसा लोग पूछते हैं कि वो द नेम ऑफ फर्स्ट बुक, दैट इज हुआंग डी नीजिंग। हुआंग डी क्या करते थे? हुआंग डी थे तो राजा, लेकिन वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे। वो क्या करते थे कि सैनिकों को पकड़ के अलग अलग जगह पर सुइयां चुबाते थे, तीर चुबाते थे, और फिर देखते थे बॉडी में क्या परिवर्तन हो रहा है और उसको नोट करते थे। तो हुआंग डी नीजिंग ने अपने पूरे जीवन काल में इतना ज्यादा रिसर्च किया कि वो एक बहुत अच्छे और एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही एक्सपर्ट्स बन गए थे। तो उसी चीज को वो डिस्कस करते थे अपने राज्य के डॉक्टर के साथ। उनके उनके राज्य में जो डॉक्टर थे उनका नाम था पो, डॉक्टर पो। तो ये जो किताब है इसमें हुआंग डी नीजिंग और पो का कन्वर्सेशन है, और इस किताब के 2 भाग हैं। इनका नाम है, 2 भागों का, एक का नाम है लिंग शू और दूसरे का नाम है सुवैन। ये थियोटिकल बात है लेकिन बताना जरूरी है क्योंकि सब पॉसिबिलिटी है, पूछा जा सकता है। तो लिंग शू और सुवैन, ये इसके 2 भाग हैं इस बुक के। अब हम बात करते हैं कि यिन यांग का बैलेंस और इम्बैलेंस क्या होता है। अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए, यिन जितना होता है, उदाहरण के लिए ये सिंपल सी बात है, यिन जितना होगा अगर यांग भी उतना होगा तो दोनों बैलेंस रहेंगे। लेकिन अगर एक जरूरत से ज्यादा हो गया तो इम्बैलेंस हो जाएंगे। अब आज का जो हमारा मुख्य बात है, जो हम पहले डिस्कस करना चाहते हैं, वो है
इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, इन्फ्लुएंशियल। देखिए, जब भी हम कहीं जाते हैं तो 4 लोग हैं और 4 लोगों ने कुछ बोला और एक ने बड़ा अच्छा बोला, तो कहते हैं यार उसने तो बड़ा मतलब इन्फ्लुएंस किया सभी को। तो अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। सो दिस इज द होल बॉडी, this is whole body, and we have divided whole body in 8 parts. हमने संपूर्ण शरीर को 8 भागों में बांट दिया। एक भाग में हमने कहा सारे मसल रहेंगे, सारी मसल की बात होगी। एक भाग में रहेंगे सारी हड्डियां, एक भाग में रहेंगी सारी की सारी जितने भी यिन ऑर्गन होते हैं, यिन, जैसे लिवर हुआ, जैसे हार्ट हुआ, जैसे स्प्लीन हुआ, सारे के सारे यिन ऑर्गन एक भाग में रहेंगे। एक में सारे यिन रहेंगे, एक में सारे यांग रहेंगे, एक में सारी हमारी बोन्स रहेंगी। तो ऐसे क्या हुआ, हमने संपूर्ण शरीर को 8 भागों में बांट दिया और उठ हर एक भाग का हमने एक मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। हमने कहा कि अगर हड्डियों की में कोई भी तकलीफ होगी तो हड्डियों के मिनिस्टर की जिम्मेदारी है इसको ठीक करना। जैसे हमारे भारतवर्ष में हम देखते हैं कि हमने बहुत सारे मंत्री बना दिए हैं। रेलवे मंत्री का काम है, अगर रेल में डिपार्टमेंट में कुछ भी गड़बड़ हो गई तो रेलवे मंत्री को ठीक करना होगी। इसी तरह से जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं, उनका काम है अगर पूरे भारत में कहीं भी किसी भी भाग में एग्रीकल्चर में कोई भी गड़बड़ है तो उनकी जिम्मेदारी है। सो इसी प्रकार से हमने संपूर्ण शरीर को 8 भागों में बांट दिया। एक भाग हमने बोला हड्डियों का डिपार्टमेंट, हड्डियों का सारा डिपार्टमेंट के लिए हमने एक मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, हमने पूरी बॉडी में ऐसे 8 मिनिस्टर अपॉइंट किए। एक मिनिस्टर हमने अपॉइंट किया सारे यिन ऑर्गन के लिए। हमने कहा कि लिवर, स्प्लीन, किडनी, किसी भी यिन ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो लिवर 13 की जिम्मेदारी है। लिवर 13 को जाके पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, जाके ठीक करो। अगर किसी भी यंग ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो रैन 12 की जिम्मेदारी है। अगर शरीर में कहीं भी ऊर्जा की कमी होगी या रेस्पिरेटरी पार्ट में प्रॉब्लम होगी तो रैन 17 की जिम्मेदारी है। अगर ब्लड की कमी हो गई, ब्लड अटक गया, ब्लड स्टैग्नेंट हो गया, ब्लड की कोई भी बीमारी हुई, किसी का खून कम हो गया तो यूबी 17 की जिम्मेदारी है। हड्डियों की कोई भी तकलीफ हुई तो यूबी 11 की, यूबी 11 की जिम्मेदारी है बॉडी में कोई भी बोन्स की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होना। अगर होता है तो यूबी 11 को स्टिमुलेट करके हम उसे ठीक करेंगे। अगर किसी को भी मैरो यानी बोन मैरो की कोई भी तकलीफ होती है, बोन मैरो हमारी हड्डी के अंदर पाई जाती है और उसे हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ ब्लड सेल्स। अगर किसी को भी मसल की, टेंडन की और नर्व की प्रॉब्लम होती है तो जीवी 34 की जिम्मेदारी है। और किसी को भी किसी भी प्रकार की ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम होती है तो एलयू 9 की जिम्मेदारी है। तो ये हमारे संपूर्ण शरीर में 8 मिनिस्टर हैं। इन 8 मिनिस्टर को हमने उनके एरिया अलॉट कर दिए हैं। So these are the 8 ministers in the human body and we have allotted them their respective areas. If there is any problem in the blood, then UB17 is responsible. We will ask to UB17, what are you doing? हम UB17 से पूछेंगे, भैया क्या कर रहे हो? शरीर में ब्लड की प्रॉब्लम हो रही है, तुम शांति से बैठे हो। अगर हड्डी की कोई भी तकलीफ होगी तो हम UB11 से पूछेंगे, भाई क्या हो रहा है? बॉडी में हलचल मचा है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं और तुम शांति से बैठे हो। तो ये 8 मिनिस्टर हैं। इन 8 मिनिस्टर का
8 अलग अलग एरिया है और इनमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम इन मिनिस्टर को ट्रीट करते हैं। इनको हम कहते हैं इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, यानी ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं, ये मिनिस्टर की तरह हैं और इनके पास बहुत ताकत है। जैसे UV17 के पास वो ताकत है जो पूरी बॉडी में, ब्लड में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको वो ठीक कर सकता है। इस प्रकार से ये हमने छोटा सा डिस्कशन किया। तो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट वो मिनिस्टर की तरह हैं जो पर्टिकुलर एक टिश्यू पे काम करते हैं। जैसे ब्लड एक टिश्यू है जिसका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट UV17 है। बोन यानी हड्डी, शरीर में इतनी सारी हड्डियां हैं, किसी भी हड्डी में कोई तकलीफ होगी तो बोन एक टिश्यू है, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी UV11 की है। बोन मैरो को ठीक करने की जिम्मेदारी गॉलब्लैडर 39 की। अगर किसी को कहीं भी मसल पेन होता है, किसी को कहीं भी नर्व का पेन होता है, जैसे माइग्रेन पेन होना या मस्कुलर पेन होना, कहीं की भी मसल में कुछ भी प्रॉब्लम होना, तो गॉलब्लैडर 34 की जिम्मेदारी है। और अगर ब्लड वेसल्स की कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया, ब्लड वेसल्स सिकुड़ गई, सिकुड़ने के कारण बीपी तेज हो गया, फैल गई, उसके कारण ब्लड का फ्लो कम हो गया, ब्लड वेसल्स की कोई भी तकलीफ होगी तो LU9 की जिम्मेदारी है। तो हमको 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट याद करने होंगे और ये चार्ट है, ये फिक्स है, इसको कभी बदला नहीं जा सकता। रेन 17 हमारा छाती में होता है, दोनों निपल के बीच में, और रेन 17 जो पॉइंट है वो हमारे सारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है और कहते हैं कि ऊर्जा को बढ़ाता है, इसीलिए इसे ची का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट कहते हैं। इसके साथ ही ये हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम आपको पहली क्विज देंगे। रैन और सीवी एक ही बात है, रैन और सीवी एक ही बात है। मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, जो सीवी होता है उसी को हम रैन कहते हैं। जो CV12 नाम का जो पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा ध्यान आपको CV12 पर रखना होगा। हमारे नाभि से अगर आप फॉर्चून ऊपर जाते हैं तो आपको CV12 नाम का पॉइंट मिलता है। और CV12 पॉइंट सारे के सारे यांग ऑर्गन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितने भी यांग ऑर्गन है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल बार्मर, गॉल ब्लैडर, स्टमक एंड यूरिनरी ब्लैडर, if there is any problem in any young organ, young meridian, CV12 is responsible. CV12 is responsible if we are having problem in any young meridian. In the same way, और CV का ही दूसरा नाम है रैन, दोनों सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। इन द सेम वे, हम जब लिवर 13 की बात करते हैं, हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक बिंदु है जिसे हम कहते हैं लिवर 13, जो साइड में होता है, पसली के ऊपर होता है लिवर 13। लिवर 13 सारे यिन ऑर्गन को कंट्रोल करता है, सारे यिन ऑर्गन का मिनिस्टर है, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। चाहे स्प्लीन में तकलीफ प्रॉब्लम हो, चाहे लिवर में और किडनी में हो, चाहे लंग में हो, चाहे हमारे हार्ट में और पेरिकार्डियम में हो, किसी भी यिन ऑर्गन में कोई भी तकलीफ होती है, यिन का ही दूसरा नाम है झांग। तो किसी भी झांग ऑर्गन में कोई भी तकलीफ होती है, सो वी ऑलवेज स्टिमुलेट liver 13 because liver 13 is the influential point. और ये बात हम क्लिनिकली भी अप्लाई करते हैं। हमारे पास जब भी कोई पेशेंट कहता है कि हमें ये प्रॉब्लम है और डायग्नोसिस में निकला इसको तो हार्ट की प्रॉब्लम है, इसको तो लिवर की प्रॉब्लम है, तो हम लिवर 13 को स्टिमुलेट करते हैं। सो द लिवर 13 सारे के सारे यिन ऑर्गन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। इन द सेम वे, जब हम CV17 की बात करते हैं, CV17 हमारी चेस्ट कैविटी में होता है। CV17 is the point which is near about between the nipple. So this is the nipple, one nipple, there is one another nipple. In between we are having CV17 point or REN 17. ये हमारी
रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, ये हमारी पूरी ऊर्जा को ची को कंट्रोल करता है। सो दिस इज द इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ ची। इन द सेम वे जब हम गॉलब्लैडर 34 की बात करते हैं, द गॉलब्लैडर 34 पॉइंट्स इज अवेलेबल इन द फीट। गॉलब्लैडर 34 पॉइंट अवेलेबल बिलो द नी, ये घुटना है और साइड में ये गॉलब्लैडर 34 होता है। दिस इज द गुड पॉइंट फॉर ऑल द मसल पेन, दिस इज द गुड पॉइंट फॉर ऑल द नर्व पेन, like migraine headache, lots of nerve pain, like lower back pain, a muscle pain. And this is a very good point for tendon and also ligaments. So gallbladder 34। इसी तरह से हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमारा एक अगला पॉइंट है जिसे हम कहते हैं गॉलब्लैडर 39। सो गॉलब्लैडर 39 हमारे एंकल जॉइंट से थोड़ा ऊपर पाया जाता है। ये बोन मैरो का पॉइंट है। व्हाट इज बोन मैरो? हमारी जो हड्डी होती है, हड्डी के बीच में जो जगह होती है उसको बोन मैरो कहते हैं। वो फैक्ट्री की तरह काम करती है और ब्लड सेल्स को बनाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। किसी को ब्लड कैंसर हो गया, डब्ल्यूबीसी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मतलब फैक्ट्री में माल जरूरत से ज्यादा बन रहा है। तो हम ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड सेल्स को कंट्रोल करने के लिए बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं। या कभी किसी का हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है तो आरबीसी को बढ़ाने के लिए भी हम फैक्ट्री को स्टिमुलेट कर सकते हैं। सो गॉलब्लैडर 39 बोन मैरो का पॉइंट है। इस तरह से हमारे सारे पॉइंट्स हैं। तो 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है जो अभी हमने समझे। सो वी आर हैविंग 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। लिवर 30 जितने भी यीन ऑर्गन है उनके लिए, सी रैन वारा और सीबी बारा जितने भी हमारे यांग ऑर्गन है उनके लिए। 1 मिनट। इसी तरह से in the same way UV17 is for blood, UV11 is for bone. Okay, so let's start now quiz number 1। अब हम पहली क्विज की तरफ बढ़ रहे हैं। You can again click on the screen। The question number 10 is liver 13 can be useful for liver disease, spleen disease, heart disease, kidney disease। Okay, okay, yeah, I can understand where are you confused। Okay, now finish। Okay, question number 1, acupuncture is contraindicated for option number 1 bleeding disorder like hemophilia। definitely हम नहीं कर सकते acupuncture। Li4, spleen 6, UV67 points in pregnant lady, ये भी सही बात है क्योंकि अगर ये पॉइंट हमने स्टिमुलेट किए तो देयर इज चांसेस ऑफ एबॉर्शन। पेशेंट हु इज ड्रंक, जिसने शराब पी हो, तो इसका चौथा आंसर होगा। यानी इन सभी में हम एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट बुक ऑफ एक्यूपंक्चर इज, उसका नाम है हुआंग डी नीजिंग। तो आप सभी लोगों ने 85% लोगों ने सही किया। वेरी नाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी गुड। फर्स्ट बुक ऑफ एक्यूपंक्चर हैविंग 2 पार्ट्स, तो लिंगसू एंड सुवेन, पहला ही इसका आंसर होगा, लिंगसू एंड सुवेन। अगर आप सब लोग बस मुझे सुनते रहेंगे ना तो भी आप सही कर देंगे। जब मैं बोल रहा हूं ना तो आप मुझे अगर नहीं सुन रहे हैं तो ये आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है, क्योंकि अभी भी मैंने बताया था कि पहली एक्यूपंक्चर की किताब का नाम हुआंग डी नीजिंग है और उसके 2 भाग हैं, लिंगसू और सुवेन।
अगला क्वेश्चन नंबर 4, मीनिंग ऑफ इम्बैलेंस इज टू मच यिन, टू मच यांग, टू लिटिल यिन, टू लिटिल यांग। तो देखो, कोई भी चीज ज्यादा हो जाए उसी को इम्बैलेंस कहते हैं, या कोई चीज जरूरत से ज्यादा कम हो जाए उसी को इम्बैलेंस कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑल आर राइट। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट क्या होते हैं? इनको हम गैदरिंग पॉइंट भी कहते हैं, ये बात सच है। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट का ही दूसरा नाम है गैदरिंग पॉइंट। नंबर में 8 होते हैं, ये भी सच बात है। देयर आर 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। Work on the specific tissue, this is also right. So the answer will be all are right. So very good. 94% नहीं 64% लोगों ने सही किया है। Okay. The influential point of the blood is UV17, UV17 is the influential point of blood. जब भी आप लोग एडवांस TCM पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जहां जहां ब्लड की प्रॉब्लम होती है वहां वहां UV17 आपको जरूर मिलेगा। UV17 is the right answer. LU9 is the influential point of blood vessels. Blood vessels का ही influential point है। Lung 9 is the influential point of blood vessels. ये lung का influential point है, ऐसा नहीं करके कह सकते हम, क्योंकि it is the influential point of blood vessels. अभी मालूम है आपको, जब कोरोना सबको हो रहा है, कोरोना में भी लोगों को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन ब्लड वेसल्स के अंदर भी एक प्लेग जैसा बन जाता है। तो उसमें भी LU9 जरूर पॉइंट लगाते हैं जब भी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बनाते हैं, ताकि ब्लड वेसल्स के अंदर कोई रुकावट ना है, कोई प्लग ना बने। तो LU9 is the influential point of blood vessels. Influential point of bone is, हड्डियों का कौन सा influential point है? UV11, that is the right answer. CB12, CB12 is the influential point for stomach, सही बात है। गॉल ब्लैडर, ये भी सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी सही है। ऑल आर राइट, क्योंकि CB12 सारे के सारे यंग ऑर्गन का इंफ्लुएंशियल पॉइंट है। इट इज द इंफ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ ऑल यंग ऑर्गन। नेक्स्ट, liver 13 can be useful for liver disease, spleen disease, heart disease and kidney disease. आपकी जो अभी नॉलेज है उसके आधार पर हम इसको ऑल बोलेंगे, ऑल, क्योंकि लिवर 13 सारी इन डिसीज में काम करता है। लेकिन आगे जब थोड़ी नॉलेज और आपकी अपग्रेड होगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें से एक ही आंसर है और वो लिवर नहीं है। ठीक है जी, वो है स्प्लीन। वो हम आगे बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो राइट नाउ लिवर 13, अगर, क्योंकि इसमें मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि लिवर 13 किसका इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, मैंने लिखा है कि लिवर 13 का प्रयोग हम किस किस के लिए कर सकते हैं। अब आपके 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऑप्शन ढूंढना है जो सबसे सही होगा, तो उसकी बात हम आगे करेंगे। तो 10 वाले 10 क्वेश्चन को भी हम छोड़ देते हैं। ओके, तो अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 2 मिनट में फिर से आप लोगों ने जो गलतियां की थी उसको करेक्ट करिए। 2 मिनट्स ओनली। ओके, so now most of you have done very good, near about all the 90% results are very good. So now we are proceeding to the next chapter. 1 minute. Chale. So now again I am explaining you something for 5 to 10 minutes, then we'll proceed for the next quiz.
So look at here, in our body, there is a very famous 4 point in our body. हमारे शरीर में ऐसे 4 पॉइंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं 4 गेट और 4 दरवाजे। 4 गेट वो इतने अच्छे पॉइंट होते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक बार हमारे एक स्टूडेंट ने हमें बोला कि डॉक्टर साहब बहुत हम गिर गए हैं अपने स्कूटर से और पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। हमने उनको कहा कि 4 गेट, यानी 4 गेट होते हैं LI4 दोनों हाथों में और लिवर 3 दोनों पैरों में। हमने कहा ये 4 पॉइंट लगा लो आप बस। उनका आधा घंटे के बाद फोन आया कि पूरा दर्द गायब हो गया। अभी कुछ दिन पहले एक लेडी हमारे क्लिनिक में आके कहती हैं कि स्कूटी चलाते चलाते गिर गए और पैरों में दर्द हो रहा है। हमने कहा कितनी देर पहले गिरे? अभी 2 घंटे पहले गिरे। हमने उनको भी कहा कि LI4 दोनों साइड और लिवर 3 दोनों साइड लगा लो, 4 गेट। उन्होंने कहा गजब के पॉइंट है, आधा घंटे में दर्द चला गया। तो किसी भी प्रकार की जब कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है, जब किसी भी प्रकार की कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो हम 4 गेट का प्रयोग करते हैं और इसका फायदा तुरंत मिलता है। 4 गेट को हम बोलते हैं प्लम्बर। प्लम्बर क्या करता है? जैसे आपके घर की टॉयलेट चौक हो गई तो आपने प्लम्बर को बुलाया और प्लम्बर ने अपना सरिया लिया, टॉयलेट को खोल दिया, उसने चौकिंग खोल दी। तो 4 गेट का काम है चौकिंग को खोलना। तो जब भी हम गिरते हैं, पड़ते हैं, हमारी इंजरी होती है तो हमारे शरीर में ऊर्जा अटक जाती है, जिसको हम बोलते हैं ची स्टैग्नेशन। So when we are facing any sports injury like falling down, accident, so because of that we get physical trauma as well as emotional trauma। तो जब भी हमें कोई भी चोट लगती है, सडनली हम एकदम फिजिकली भी हमें ट्रॉमा लगता है और इमोशनली भी ट्रॉमा लगता है। तो वो झटका लगने से, वो ट्रॉमा लगने से हमारी ऊर्जा अटक जाती है। तो जैसे हम 4 गेट लगाते हैं, ऊर्जा का वापस फ्लो चालू हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि 4 गेट का काम है प्लम्बर की तरह ऊर्जा, अटकी ऊर्जा को, स्टैग्नेशन को ठीक करना और स्पोर्ट्स इंजरी को ठीक करना। तो हमारे 4 बिंदु होते हैं। अब हम बात करें, हमने एब्डोमिनल एक्यूपंक्चर भी पढ़ा था। तो देखो मुख्य रूप से तो ये ही पॉइंट होते हैं LI4 दोनों हाथों में और लिवर 3 दोनों पैरों में। लेकिन जब हम अपने पेट की बात करते हैं, हमारे पेट के ऊपर ये नाभि है। नाभि से 2 चुन की दूरी पर स्टमक मेरिडियन पाया जाता है और नाभि के लेवल पर स्टमक 25 नंबर का पॉइंट होता है। नाभि से इसकी दूरी होती है 2 चुन। So from the navel region, if you go 2 chun lateral, this is the stomach 25 point. Let's see other image. So look at this image. So this is the navel region. On the level of navel region, if you see, this is the location of stomach 25. 1 chun up, stomach 24, and 1 chun down, stomach 26. Stomach 25 नाभि से 2 चुन बाहर होता है और इससे 1 चुन ऊपर होता है 24 नंबर का पॉइंट,
और इससे एक चुन नीचे होता है 26 नंबर का पॉइंट, क्योंकि स्टमक मेरिडियन ऐसे आता है ऊपर से 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 in this way it is proceeding. So right now, so I am drawing this thing in other image. Coming back to this image. So this is the stomach 25 point. इससे एक चुन ऊपर है स्टमक 24 और इससे एक चुन नीचे है स्टमक 26. अब आप स्टमक 25 को भूल जाइए. ये जो 4 पॉइंट होते हैं स्टमक 24 दोनों साइड और स्टमक 26 दोनों साइड, इनको हम बोलते हैं पेट के फोरगेट. ये भी फोरगेट हैं, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल फोरगेट, जिसमें स्टमक 24 दोनों साइड और स्टमक 26 दोनों साइड. तो हमारे फोरगेट हो गए दो प्रकार के. पहले तो हम टीसीएम में देखते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में LI4 बायलैटरल और लिवर 3 बायलैटरल, और एब्डोमिनल एक्यूपंक्चर में हम देखते हैं स्टमक 24 दोनों साइड और स्टमक 26 दोनों साइड. और जब भी हम इनको ट्रीटमेंट देते हैं, इसका अर्थ है हम अटकी हुई ऊर्जा को सरिये से खरोंच खरोंच के वापस फ्लो करा रहे हैं. तो अब हम अगली क्विज की तरफ बढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट क्विज नंबर 2. Okay, start now. 5-minute time. देखिए राकेश शर्मा जी, बाकी सब लोगों को तो दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आपके डिवाइस में कुछ ना कुछ इशू होगा. थोड़ा क्लिक करके देखिए इधर उधर. क्योंकि बाकी सब लोग तो कर रहे हैं क्विज को. वन 88 लोग कर रहे हैं. 188 टोटल नंबर है. टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है 189, जिसमें से 188 कर रहे हैं, यानी एक को प्रॉब्लम है. 1 person facing some problem. Okay, so now I am closing the paper, ending the quiz. So 5 minutes completed. So first question, following are the foregate. So definitely second is the correct answer. LI4 and liver 3. And 94% have done right. Very good. Very nice. The second, foregate are useful in sports injury. Right. Stagnation of chi. This is also right. स्टैग्नेशन ऑफ ची का मतलब है ऊर्जा का स्टैग्नेंट होना, अटक जाना. अभी अभी हमने आपको बताया. सो द आंसर विल बी बोथ आर राइट.
The question number 3, abdominal foregate R. So stomach 24, 26. That is the right answer. So 96% लोगों ने सही किया है. Very nice. Number of the influential points are. कितने मंत्री हैं, influential point हैं? So number is 8. Correct. Very nice. The influential points work on. कहाँ काम करते हैं? टारगेट टिश्यू पर काम करते हैं. सही आंसर है, क्योंकि हर इन्फ्लुएंशियल पॉइंट का एक अलग टारगेट होता है. जैसे यूवी 11 का टारगेट है हड्डियां, बोन्स. यूवी 17 का टारगेट है ब्लड. तो हर इन्फ्लुएंशियल पॉइंट का एक अलग टारगेट पॉइंट होता है. तो दे वर्क ऑन द टारगेट टिश्यू. इमरजेंसी में काम नहीं करते. इन्फ्लुएंशियल पॉइंट का इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं है. एक्यूट इमरजेंसी में भी काम नहीं करते, और कपल मेरिडियन के साथ इसका भी कोई ज्यादा लेना देना नहीं है. इन्फ्लुएंशियल पॉइंट यानी जो टारगेट टिश्यू पर काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ बोन मैरो. बोन मैरो यानी हमारी ब्लड वेसल्स की फैक्ट्री. दैट इज गॉल ब्लैडर 39. फर्स्ट इज राइट आंसर. राइट मैच क्या है? राइट मैच इज क्वेश्चन नंबर 7. लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद सोर्स पॉइंट ऑफ द कपल मेरिडियन. हाँ जी, यही सही है. लियो पॉइंट जो होते हैं वो कपल मेरिडियन के सोर्स पॉइंट से कनेक्ट होते हैं. कल हमने समझाया था कि मेल फीमेल से कनेक्ट, मतलब मेल मेल से कनेक्ट नहीं होगा. सेम कनेक्ट कभी नहीं होते. लियो कनेक्टिंग पॉइंट सोर्स पॉइंट से कनेक्ट होते हैं कपल मेरिडियन के. सो फर्स्ट इज द राइट आंसर. राइट थिंग्स फॉर सोर्स पॉइंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड यॉन सोर्स पॉइंट. सही बात है, हम सोर्स पॉइंट को भी यॉन सोर्स पॉइंट भी कहते हैं. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किडनी ची. राइट. जो सोर्स पॉइंट होते हैं उसके ऊपर किडनी की ऊर्जा होती है. कैन रिसीव एंड गिव द ची टू कपल मेरिडियन. ये भी सही है. सोर्स पॉइंट कपल मेरिडियन से जुड़े रहते हैं. दे कैन रिसीव द एनर्जी फ्रॉम द कपल मेरिडियन एंड दे कैन गिव बैक द एनर्जी टू द कपल मेरिडियन. So the all are right. This is the right answer. Acupuncture is contraindicated. Acupuncture कहाँ पर नहीं करना चाहिए? Li4 spleen 6 in the pregnant female. ये कभी नहीं कर सकते हम. Li4 spleen 6 pregnant female में कभी नहीं कर सकते, नहीं तो एवर्शन के चांसेस हैं. ड्रंक पेशेंट को भी नहीं करना चाहिए. किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसे हीमोफीलिया, तो अभी हम एक्यूपंक्चर नहीं करते. तो आंसर विल बी ऑल आर राइट. द फोर्थ इज द राइट आंसर. पॉइंट टू यूज टू करेक्ट द पोजीशन ऑफ द फीटस इन द मदर बोन. मां के गर्भ में जब बच्चा अपनी सही पोजीशन में नहीं होता है, तो 8वें महीने में हमारा UV67 नाम का पॉइंट है. UV67 पॉइंट को जैसे हम मॉक्सा करते हैं, मॉक्सा यानी हीट से स्टिमुलेट करते हैं, तो यूट्रस में हलचल चालू हो जाती है और बच्चा सीधा हो जाता है. तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. ऐसे लिख के आता है, टू करेक्ट द वीच प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस. आप इतना ध्यान रखिए, कोई भी पूछे ना कि बच्चे को सही पोजीशन में लाने के लिए क्या करना है, तो आपको याद रखना होगा UV67 पॉइंट 8वें महीने में. उसको 8वें महीने में ही करते हैं. पूरे 9 महीने होते तो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जगह नहीं बचती बच्चे को घूमने की. 8वें महीने में बच्चे को घूमने की जगह होती है. अब हम इसको स्टॉप करते हैं और आपको मैं UV67 की पोजीशन बता देता हूं. देखिए, ये UV67 नाम का पॉइंट होता है जो हमारे पैरों में ग्रेट टो के, सॉरी स्मॉल टो के बाहर मिलता है. इसी बिंदु को जो हम गर्म करते हैं, सिकाई करते हैं, मॉक्सा करते हैं,
तो 8वें महीने में बच्चा सीधा हो जाता है। तो बच्चे की पोजीशन को करेक्ट करने के लिए हम ब्लैडर 67 या यूरिनरी ब्लैडर 67 का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको पुनः एक बार टाइम दे रहा हूं। अब आपको मैं दूंगा 2 मिनट, ताकि आप अपने गलत आंसर को सही कर सकें। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। स्टार्ट। Okay, done. So now we can see पहला तो लगभग लोगों ने ठीक कर दिया। तो फॉरगेट ची स्टैग्नेशन में भी यूज करते हैं और स्पोर्ट्स इंजरी में भी यूज करते हैं। एब्डोमिनल फॉरगेट आर स्टमक 24, 26। वेरी गुड, सभी लोगों ने लगभग सही किया है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए, so next. So now again we'll discuss for a few minutes. See, this is the human body. And in the front part of the human body, in the chest cavity and in the abdominal cavity, we are having some point. हमारे छाती में और पेट में कुछ पॉइंट पाए जाते हैं। उन पॉइंट को हम दबाकर डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे चेस्ट कैविटी में एक बिंदु पाया जाता है जिसका नाम है लंग 1। लंग 1 लंग 1 को हम दबाते हैं और दर्द मिला तो हम कहते हैं कि इसको लंग की प्रॉब्लम है। तो ये तो हो गया डायग्नोसिस कि हमने दबा के पता कर लिया कि इसको लंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि लंग 1 पे दर्द है। और फिर हमने लंग 1 को ही दबाया और उसी पर निडल लगा दी तो ट्रीटमेंट भी हो गया। तो ऐसे कई सारे बिंदु, हर मेरिडियन का एक एक बिंदु होता है। जैसे लंग का एक बिंदु होता है, इसे हम कहते हैं लंग 1। ऐसे जितने भी मेरिडियन हैं सबका एक एक बिंदु होता है और वो सारे के सारे बिंदु हमारे इस फ्रंट पार्ट में पाए जाते हैं, या तो चेस्ट में होते हैं या फिर एब्डोमेन में होते हैं। इन बिंदुओं को हम कहते हैं फ्रंट म्यू पॉइंट, या इन्हीं बिंदु को हम कहते हैं अलार्म पॉइंट। अलार्म का अर्थ होता है, जैसे सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया आपने, तो सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, टुन 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 टुन, और आपको पता चल जाता है कि चलो उठ जाओ। उसी तरह से आपने लंग 1 को दबाया और दर्द मिला तो ये अलार्म है कि लंग में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमारे हर मेरिडियन का एक एक अलार्म पॉइंट होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए, ये अलार्म पॉइंट की लिस्ट है। अलार्म पॉइंट यानी ये सेकंड वाला चार्ट, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला चार्ट सेकंड वाला। अभी हम पहले वाली की बात नहीं कर रहे हैं। तो लंग का जो अलार्म पॉइंट होता है वो होता है लंग 1। तो इसका फोटो क्लिक कर लीजिए आप, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे किसी
कि हमने रैन 14 को दबाया, रैन 14 को दबाया और रैन 14 पर अगर उसको दर्द है तो हम बोलेंगे कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, ये डायग्नोसिस हो गया, ये डायग्नोसिस हो गई, इसको हम बोलते हैं। तो ऐसे बिंदु जिनको हम डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में दोनों में यूज करते हैं उनको हम अलार्म पॉइंट कहते हैं। ये अलार्म पॉइंट, ये वाले अलार्म पॉइंट यानी फ्रंट व्यू पॉइंट, फ्रंट व्यू पॉइंट यानी अलार्म पॉइंट। So alarm point are the point who are available in the front side of the body, in the chest cavity, in the abdomen cavity. We place there. If pain is there, it's so the problem of that body part. Like REM 12, REM 12 is the alarm point of the stomach. अगर REM 12 में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यानी पेट में कुछ गड़बड़ है। तो जब कोई आके पेशेंट आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत गैस रहती है, कोई ट्रीटमेंट करो, तो आप REM 12 को दबा के देखोगे, यार इसको तो बहुत दर्द है यहाँ पर। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, तो बोलेंगे यानी आपको पेट की तकलीफ है। इसी तरह से स्टमक 25 इज द अलार्म पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अभी मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। Look at this image. This image is very much useful. Why? See, this is the pubic bone. This is the bone. ये pubic bone है. So this is the CV3, CV4, CV5. So triple Werner, SI and UV. CV5 is the alarm point of triple Werner. यहाँ दबाया, दर्द मिला तो ट्रिपल वार्मर की प्रॉब्लम है, और यहाँ पर जब हम निडल लगाएंगे तो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन ठीक हो जाएगा। CV4 स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए और CV3 यूरिनरी ब्लैडर के लिए। और वैसे भी ये नीचे का पार्ट है, जब आप यहाँ दबाओगे तो लगभग ब्लैडर नीचे मिलेगा आपको, तो हम कहेंगे कि CV3 पर दर्द हो रहा है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम है। CV12 हमारे स्टमक का अलार्म पॉइंट है, गैस होगी तो CV12 पर दर्द मिलेगा। तो इतने सारे अलार्म पॉइंट तो हमारे ये CV मेरिडियन पर ही पाए जाते हैं। इसी प्रकार से if we go in the upper direction, the CV14 is the alarm point of heart, or CV17 is the alarm point of lung. Sorry, CV17 is the alarm point of pericardium. So see, this is the chart. ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। So we can see this chart. इसमें लिवर का अलार्म पॉइंट है लिवर 14, गॉलब्लैडर का अलार्म पॉइंट है गॉलब्लैडर 24। देखो, जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं उनको भी याद नहीं रहता। क्लिनिक में ऐसा नहीं है कि कोई याद कर करके बैठता है इनको, लेकिन आपको एक दो बार इसको समझना पड़ता है तो अपने आप याद हो जाता है। इसके वीडियो देखना होते हैं, मेरा यूट्यूब पर वीडियो है, आप उसको 2-4 बार देखिएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा वो उसमें पूरी बॉडी के ऊपर दिखाया है। यू कैन सी माई यूट्यूब वीडियो, so you can remember the alarm point. So if we see the human body, अगर हम किसी भी बॉडी को फ्रंट से देखते हैं, if we see the human body from the front side, तो जो फ्रंट में जो पॉइंट पाए जाते हैं, जो फ्रंट में जो भी पॉइंट पाए जाते हैं कहीं भी, उनको हम बोलते हैं फ्रंट म्यू पॉइंट, फ्रंट म्यू पॉइंट, फ्रंट पॉइंट। और जो पॉइंट बैक में पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं बैक्सू पॉइंट।
ये चाहे हम फ्रंट पॉइंट की बात करें, चाहे हम बैक पॉइंट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. So in the back side, these points are called Baksu point. And in the front side, these points are called the front view point. In the front side, these points are called front view point or alarm point. हम फ्रंट पॉइंट को यूज करते हैं एक्यूट बीमारियों में, एक्यूट डिसीज में. एक्यूट डिसीज का मतलब है यार 2 दिन से तकलीफ है, नई प्रॉब्लम, एक्यूट डिसीज. और बैक साइड के पॉइंट्स को हम यूज करते हैं इन द क्रॉनिक डिसीज. सो बैक साइड पॉइंट वी यूज इन द क्रॉनिक डिसीज. क्रॉनिक डिसीज का मतलब है 15 साल से घुटना दुखता है, या चलो 1 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये क्रॉनिक डिसीज है. तो बैक साइड पॉइंट वी यूज इन द क्रॉनिक डिसीज. ओके, सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्विज. अब हम आपको अगली क्विज दे रहे हैं. चलिए, क्विज नंबर 7. Start now. 5 minute time. Okay, so now 5 minutes is over. We are ending the poll. So the front view point. The question number 1. The front view point are found in the chest and abdomen. लगता है कुछ लोगों को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोगों ने लिखा है कि फ्रंट व्यू पॉइंट बैक साइड में पाए जाते हैं, और कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि हेड रीजन में होते हैं. लेकिन 96% लोगों ने ठीक लिखा है. The Baksu point are available on the back side of the body, correct. The front view point are useful for diagnosis, treatment in acute disease, all very good, all are right. The Baksu point are used in, जो Baksu point होते हैं वो chronic disease में, बहुत अच्छा है, very nice. The Baksu points can be used for diagnosis of the disease, for treatment of the disease in the chronic disease, all are right, very perfect. Alarm point of lung is lung 1, that is the correct answer, lung 1. The front view point of the spleen is, spleen का जो front view point है वो है liver 13. ध्यान रखिएगा, liver का front view point liver 14 है. Liver 14 is the front view point of liver. लेकिन हमारे spleen का जो front view point है वो है liver 13. Liver 13 is very good for spleen. तो जब भी हमें कोई भी spleen की प्रॉब्लम होती है हम liver 13 को स्टिमुलेट करते हैं. The front view point of the stomach is CB12, CB12, this is the right answer. Following is the right statement. Front view point of liver is liver 14, right. Front view point of heart is CB14, this is also right. Front view point of triple warmer, CB5, this is also right. The front view point of the urinary bladder, CB3, तो इसका आंसर है ऑल आर राइट, जो इसमें है नहीं. इसका आंसर ये सभी सही है. यानी क्वेश्चन नंबर 9 में लिवर का लिवर 14 है, हार्ट का CB14 है, ट्रिपल वार्मर का CB5 है, और फ्रंट व्यू पॉइंट यूरिनरी ब्लडर का CB3 है. यानी इसका जो आंसर होगा ऑल आर राइट. तो उसमें वो ऑप्शन लिखना रह गया. लास्ट, stomach 25 can treat problem in the large intestine, right. Problem the UB, problem the spine, problem the kidney. तो large intestine क्या ठीक कर सकता है?
लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम को स्टमक 25 ठीक कर सकता है। वेरी गुड। तो अभी आप सब लोगों ने इसको एकदम सही किया था। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। मैक्सिमम लोगों ने एकदम सही किया है। फाइन, वेरी नाइस। अब हम क्या करते हैं, 1 मिनट, चलिए आप एक मौका देते हैं आपको 2 मिनट का। फिर से जिन लोगों ने गलत किए थे वो सही कर लीजिए। सिर्फ 2 मिनट्स, स्टार्ट नाउ। और जो क्वेश्चन हमारा गलत है उसमें कोई भी एक क्लिक कर दीजिएगा जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उसके आंसर चारों ही सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, डन। सो मैक्सिमम लोगों ने भी करेक्ट किया है। वेरी नाइस। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपका कुछ भी कोई विशेष क्वेश्चन होगा, यू कैन पुट इन द ग्रुप। सो थैंक यू सो मच। अब हम थोड़ा थोड़ा और स्पीड अप करेंगे, हम और क्विज को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। दिस अवर टारगेट। ओके, सो थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। सबकी रात और आने वाला कल का दिन मंगलमय रहे। बाय बाय। हाँ, वन मोर थिंग, कल से केवल वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे जिन्होंने इनरोल किया है, क्योंकि हम लिंक ग्रुप में भेजेंगे, है ना। जो भी लिंक ग्रुप में भेजेंगे, तो जिन लोगों ने इनरोल किया है केवल कल से वही ज्वाइन कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।